वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपीएससी फंडा। आज हम लोग जो जेपीएससी इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन है, महंगाई या मुद्रास्फीति, उसके प्रभाव को जानेंगे। व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने सारा नोट्स तो लिखा हुआ है। ठीक है, सारा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, लेकिन जब आपको अगर मेंस में लिखना हो तो इतना आप नहीं लिख पाएंगे, एक एक पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट लिखेंगे ये हेडिंग। ठीक है, लेकिन ये मान लीजिए जैसे हेडिंग लिखना है तो ये हेडिंग लिखे और शॉर्ट में लिखना है, 1 और 2, 2 लाइन में। ठीक है, अगर इतना लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, इसको माथा में मतलब दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई उतना पढ़ने का, एक दो बार पढ़िए, दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे तो इन्फ्लेशन का हमेशा मैक्सिमम नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, कोई पॉजिटिव इफेक्ट है कम है, नेगेटिव इफेक्ट है। ठीक है, ऋणात्मक प्रभाव मैक्सिमम लॉन्ग रन में। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी ओकेज़न में, शॉर्ट टर्म में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं उसको एक एक करके। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखेंगे और साथ में आप दोनों को लिख सकते हो। ठीक है, चलिए पहला एक देखते हैं। अगर अगर मतलब मॉडरेट, एक सेकेंड, अगर मतलब इन्फ्लेशन शॉर्ट टर्म के लिए और 2 से 5% तक है, ठीक है, तो ये गुड फॉर इकोनॉमी है, गुड फॉर, अच्छा है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, नेगेटिव तो देखे ही नहीं देखेंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट या जो सकारात्मक प्रभाव है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कैसे है तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक कर्व देखते हैं, उसको बोलते हैं फिलिप कर्व। ठीक है, फिलिप कर्व क्या बोलता है, ये बोलता है अगर इन्फ्लेशन, अगर महंगाई, अगर मुद्रास्फीति, ठीक है, या इन्फ्लेशन 2 to 5% है, जैसे हम लोग देखे थे ना क्रिपिंग इन्फ्लेशन, उसमें हमने बताया था कि क्यों ये अच्छा होता है, माइल्ड टाइप का इन्फ्लेशन। ठीक है, इसको देखिए, ये क्या कहता है, अगर ऐसा है तो इन्फ्लेशन जो है या महंगाई जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के। ठीक है, और जब भी लिखेंगे तो इसको पता ही है आपको, बॉक्स कर देना है। ठीक है, फिलिप कर्व, इसको बोलते हैं फिलिप कर्व। ठीक है, हम देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिए कैसे होता है, बढ़िया से ग्राफ बनाना है। देखिए इकोनॉमिक्स में 4-5 ऐसे तो जो कोर इकोनॉमिक्स जिसका अपना सब्जेक्ट है वो तो बहुत सारी चीज़ पढ़ते होंगे हमें 4-5 ग्राफ देखना है, जिसमें एक फिलिप कर्व है। ठीक है, उसके बाद लॉरेंज कर्व देखना है, और भी 3-4 है। ठीक है, ये देखिए वाई एक्सिस है। ठीक है, इसमें परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, थोड़ा इधर बना लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए ये है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिखेंगे इधर। ठीक है, ये जैसे 2 हो गया, ये 4, 6, या जो भी आप लिखना है, या 1 लिखिए, मान लीजिए यहाँ 2 लिखिए, 3 हो गया, 3%। इन ये महंगाई है 4%। ठीक है, ये 5%, ये 6%, ये 7%। ठीक है, ये वाई हो गया। एक्स में क्या करना है, एक्स एक्सिस पे जैसे इधर होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये 2 हो गया, ये मान लीजिए 3 हो गया, ये 4 हो गया,
ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ठीक है। फिलिप कर्व कैसे बनता है? इस तरह से, ठीक है। अभी देखिए 2 से 5 की क्या बोलता है, अगर इन्फ्लेशन 2 to 5% हो तो एक 2 में ले लीजिए, ठीक है, ये, और ये 5 में, ठीक है, ये 5 है और ये 2 है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है, और यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, या जो भी नाम देना है आपको। फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। अभी देखिए बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे क्या है, बिटवीन ए एंड बी ये क्या हो रहा है, देखिए जब 5% इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 2%। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा, 2 से देखिए 5 गया, मतलब 5% इन्फ्लेशन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट मात्र 2.5 या 2 जो भी है, बहुत कम है। यहाँ से यहाँ तक देखिए यही अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर जैसे ही यहाँ 4 पे आए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, देखिए 2 से बढ़ गया इन्फ्लेशन, ठीक है। फिर 3 पे आए, देखिए ये बढ़ गया इन्फ्लेशन। फिर देखिए 2 पे आए तो बढ़ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी। जैसे जैसे आपका 2 से 5 के बीच इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटेगा, ठीक है। देखिए 2-5 पे इतना था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फिर 4 पे इतना था, देखिए 2 से बढ़ गया, फिर 3 पे बढ़ गया, ठीक है, और बढ़ गया, फिर 2 पे बहुत ज़्यादा 5 एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा, 2 से 3 गया, देखिए घट जाएगा, फिर 4 गया, ठीक है, 5 गया और घट जाएगा, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन बढ़ने पे 2 से 5 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है और उसका उल्टा होता है, इन्फ्लेशन घटने से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन अगर उसका उल्टा, एक चीज़ और देखिए, अगर ये मान लीजिए कि 50% इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता, 50%, ठीक है, 50%, ठीक है, तो देखिए ये इन्फिनिटी में मिलेगा, ठीक है। ये इस तरह किसी तरह से पैरेलल है, ठीक है। इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन एकदम से घट जाएगा, एकदम से घट गया, तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ गया, ठीक है, कितना ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए बोला जाता है कि 2 से 5% के बीच इन्फ्लेशन रहने पे ये गुड फॉर इकोनॉमी है, गुड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। क्यों है ऐसा? देखिए इन्फ्लेशन ज़्यादा, थोड़ा सा माइल्ड इन्फ्लेशन रहेगा 2 to 5%। इसका मतलब क्या है, डिमांड, मार्केट में डिमांड, मांग जो बढ़ी है, अगर मांग बढ़ी है तो मांग को पूर्ति करने के लिए प्रोडक्शन, ये उत्पाद करना होगा, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फैक्ट्री में अपना फुल पोटेंशियल पे चलेगा, फुल पोटेंशियल पे चलेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है। इसलिए इन्फ्लेशन 2 to 5% अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ हो गया। अब हम लोग एक चीज़ लिखना है, इसको सबसे पहले लिख दीजिए तो बढ़िया है, ठीक है, पॉजिटिव इम्पैक्ट में। अब हम लोग देखेंगे अदर इम्पैक्ट्स। देखिए इसमें हम मिक्स करके बताएंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए, जब माइल्ड इन्फ्लेशन रहेगा तभी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एल्स हमेशा इसका नेगेटिव ही इम्पैक्ट होता है, ठीक है। कभी सुने हैं कि महंगाई का कोई अच्छा इम्पैक्ट भी है? अगर आप बढ़िया से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड विद इन द लिमिट ऑफ इन्फ्लेशन 2 to 5% इट हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट, ओके। तो आप देखिए, एक पहला देख लेते हैं, ये सब नोट्स में है, ठीक है। परचेजिंग पावर, इस पर क्या इम्पैक्ट होगा, अलग अलग पॉइंट पे हम लोग, मतलब ये हो गया क्रय शक्ति, किसकी? पैसे की, ठीक है। अगर आप थंबनेल को बढ़िया से देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक ब्रेड का टुकड़ा है और बहुत सारा पैसा है, ठीक। वो क्या दिखाता है? इन्फ्लेशन होता क्या है? टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मतलब इतना सारा पैसा जो है, इतना सारा पैसा एक छोटे से ब्रेड टुकड़े के लिए, इतना महंगाई बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद एक $10 ट्रिलियन का एक जिम्बाब्वे का एक करेंसी देखे होंगे आप, ऐसा करके $10 ट्रिलियन थंबनेल में लिखा हुआ है। उसका अपना थंबनेल का मैंने थीम ही रखा है, इसलिए महंगाई पर बेस्ड, ठीक है। अभी आप ईरान में अगर देखेंगे, उसका वैल्यू इतना घट गया है कि मतलब
सबसे कम अभी वैल्यू है ईरान का, कुछ दिन पहले वेनेजुएला और जिम्बाब्वे का था, ठीक है। तो थीम देखिए, उससे पता चल जाएगा कि महंगाई का क्या इम्पैक्ट है, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जो आप मेरा जो थंबनेल है, ठीक है। देखिए परचेजिंग पावर क्या होता है। अब मान लीजिए 2021 में, ठीक है, एक दर्जन बनाना था, 1 डजन बनाना, ठीक है, उसका प्राइस था 100 रुपया। अब 2022 में क्या होता है, एक दर्जन बनाना मिलता है 120 रुपया में। इसका मतलब करेंसी का वैल्यू 20 रुपये से घट गया। जो जिस एक दर्जन केले के लिए हमें 100 रुपया देना पड़ता था, अभी 120 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब क्रय शक्ति घट गया। तो ये लिखेंगे डिक्रीज इन परचेजिंग पावर। महंगाई बढ़ने से डिक्रीज इन परचेजिंग पावर होता है, ठीक है, ऑफ मनी। ऑन सेविंग, ऑन सेविंग क्या होगा, देखिए इसका 2 है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। इसको बैठा लीजिए पढ़ पढ़ के ना, तब समझ में आएगा। मतलब बचत पर प्रभाव, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या है, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज या बढ़ाता है सेविंग के दर को। क्यों क्यों देखिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई मनी का वैल्यू कम हो रहा है, ठीक है, मनी का वैल्यू कम हो रहा है, पैसे की वैल्यू घट रही है, पैसे की जो परचेजिंग पावर या वैल्यू घट रही है। अभी जब हमने देखा तो क्या सोचेगा कि भाई मान लो ये 3% बढ़ा हमारा इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति 3% बढ़ गया, और हमें सेविंग बैंक अकाउंट में मान लीजिए 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो लोग नहीं सोचेंगे कि इसको यहाँ डाल देते सेविंग बैंक में। तो कुछ जब शॉर्ट टर्म के लिए ये सोचा जाएगा कि ठीक है। लेकिन अगर ये 3 से लेके मान लीजिए 3% इन्फ्लेशन है और 5% सेविंग रेट है, ठीक है, तब तो ठीक है, लोग रखेंगे बचत अकाउंट में, ठीक है, बचत खाते में। अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ गया मान लीजिए 10% और ये रह गया 5% सेविंग रेट, क्योंकि सेविंग रेट तो उतना बढ़ाएगा नहीं बैंक, फिर क्या ये बचत बढ़ेगा, नहीं। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, ये सेविंग को बढ़ाता है। लॉन्ग टर्म में क्या है, बचत को घटाता है। क्यों, क्योंकि 10% जैसे ही बढ़ जाएगा इससे, तो लोग पैसा क्यों रखेंगे बैंक में। 5% यहाँ ब्याज मिलेगा, इसका महंगाई 10% बढ़ रहा है, पैसा का वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा लोग, और वैसे भी लोगों को और पैसा चाहिए सामान खरीदने के लिए, ठीक है, ठीक है। इसलिए लॉन्ग टर्म में बचत घटता है, ठीक। फिर देखिए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज दर पर प्रभाव। इसमें क्या होता है, जैसे अभी देखिए सेविंग घटता है बैंक में, लॉन्ग रन में सेविंग घटेगा तो बैंक के पास बैंक डिपॉजिट घटेगी। बैंक डिपॉजिट अगर घट गया तो बैंक के पास पैसा कम होगा, लेस मनी विथ बैंक। बैंक में कम पैसा तो क्रेडिट, लोन के लिए कम पैसा मिलेगा, तो लो क्रेडिट, लोगों को क्रेडिट कम मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, कम क्रेडिट रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। मान लीजिए बैंक के पास पहले 5,000 रुपया था देने के लिए, अभी महंगाई के चलते वो 4,000 हो गया, क्योंकि लोगों ने पैसा निकालना चालू कर दिया और लोगों के पास पैसा नहीं है, सामान का रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो रेट इंटरेस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब कल जो हमें लोन मिलता था मान लीजिए कि 5% में, अभी हो सकता है 5.5% पे मिले, ठीक है। तो ये देख लिए, ठीक है। और देखते हैं क्या होता है। अभी हो गया इन्वेस्टमेंट पे, ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या,
देखिए हम क्या बोले कि मेरे पास लिखा हुआ नोट्स है, लेकिन इस तरह लिख रहे हैं, ये आप 2 लाइन में लिख सकते हैं और ये सफिशिएंट है मेंस के लिए, उतना बड़ा आप लिख नहीं सकते। लिख सकते तो वेल एंड गुड। निवेश पर, निवेश पर प्रभाव, इसमें क्या होगा देखिए, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म इसमें भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म देखेंगे। शॉर्ट टर्म में क्या होगा देखिए, शॉर्ट टर्म बताया था फिलिप कर्व में कि भाई शॉर्ट टर्म ऑफ इन्फ्लेशन डिनोट्स दैट देयर इज अ डिमांड इन इकोनॉमी। इफ देयर इज डिमांड इन इकोनॉमी, इट मीन्स द कॉर्पोरेट विल इन्वेस्ट और गवर्नमेंट विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, ठीक है, इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी कि शॉर्ट टर्म में, ठीक है। बट इन लॉन्ग टर्म अगर बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो शॉर्ट टर्म में तो बढ़ेगा, मीडियम या लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन यदि बढ़ेगा तो क्रेडिट, अभी देखे थे क्रेडिट बिकम मतलब लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा होगा, लोन महंगा होगा तो इन्वेस्टमेंट लो हो जाएगा, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए ऑन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति पर प्रभाव, आपूर्ति, ये क्या होता है देखिए, इसमें भी शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में क्या होगा अभी बताए कि अगर माइल्ड इन्फ्लेशन है फॉर द शॉर्ट टर्म तो ये डिमांड को बढ़ाता है, डिमांड बढ़ाएगा, बूम होगा इकोनॉमी। बट लॉन्ग टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हर चीज़ का महंगाई बढ़ जाएगा, इसका मतलब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा, कच्चे माल का जैसे प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब सप्लाई या पूर्ति जो भी मैन्युफैक्चर्ड आइटम होगा फैक्ट्री में वो उसका प्राइस बढ़ेगा, इसका मतलब डिमांड घट जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा हर कुछ, ठीक, समझ गए। अब देखिए या हो सकता है शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या देखते हैं इसके बाद, एम्प्लॉयमेंट वाला तो देख लिए, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई, ठीक है, 2 to 5% ऑन एम्प्लॉयमेंट भी वो लिख लीजिएगा, वो सबसे पहले ही फिलिप कर्व में समझा दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन लैंडिंग, लैंडिंग वाला देख लिया। अब देखते हैं सैलरीड पर्सन पे, मतलब वेतन भोगी व्यक्ति पे, उन पर क्या प्रभाव है, उन पर क्या प्रभाव है देखिए। इन्फ्लेशन क्या करता है, परचेजिंग पावर को, क्रय शक्ति को, जो सबसे, इसका मतलब इनका मान लीजिए 60,000 सैलरी है, 60,000 में पहले खुशी खुशी से रहते थे, अभी मोबाइल का चार्ज या आलू प्याज का दाम बढ़ गया तो क्या होगा, कम खरीदेंगे, इसका मतलब लाइफ स्टैंडर्ड डिक्रीज होगा, ठीक। दूसरा एक चीज़ फ़ायदा क्या हो सकता है, डीए बढ़ेगा, लेकिन देखिए डीए तो बढ़ता ज़रूर है, लेकिन जितना डीए बढ़ता है उसका आधा से ज़्यादा आपका मान लीजिए इनकम टैक्स में चला जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो, बट लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा ऑन टैक्स पेयर्स, अभी देखे जो सैलरी कैसे, सैलरीड पैसेड हाउ मीन्स वेतन भोगी या सैलरीड पर्सन आर अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन, ठीक है। इसमें टैक्स पेयर को एडवर्सली इफेक्ट करता है, बहुत बुरी तरह से प्रभावित करे, बुरा प्रभाव या एडवर्स इफेक्ट, क्यों देखिए, देखिए डीए बढ़ेगा, ठीक है, महंगाई बढ़ने पर डीए बढ़ता है, आपको पता है, डीए मतलब मोर इनकम, टैक्स बढ़ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होगा देखिए,
ये भी बढ़ेगा, मतलब जीएसटी। ये तो ये वेतन वाले लोगों के लिए, फिक्स इनकम के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स ये भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? देखिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। इसका मतलब रॉ मटेरियल का भी कॉस्ट बढ़ा, ठीक है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है? मान लीजिए कल 10 रुपया किसी का था, उस पर 1% टैक्स लगता था, अब वो महंगाई के चलते 10 से 15 रुपया हो गया उस गुड्स का सामान, तो टैक्स भी बढ़ेगा 1%, ठीक है। मान लीजिए 100 पे 1% लगता था पहले टैक्स, अब इसका प्राइस महंगाई के चलते 200 हो गया, तो 200 पे 1% लगेगा तो टैक्स बढ़ा ना, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन ग्रोथ, ये हम लोग देख ही लिए थे अभी फ्लिप कर्व में कि माइल्ड इन्फ्लेशन इस या हल्का जो मुद्रास्फीति है उसके रहेगा तो डेवलपमेंट ग्रोथ बढ़ेगा, और लॉन्ग टर्म में इट इज़ नॉट गुड, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ डिक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे क्या होता है, सरकारी खर्च, इस पर क्या प्रभाव है? इस पर क्या प्रभाव है, देखिए हमारा जो गवर्नमेंट है ये वेलफेयर मेज़र लेती है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई ब्रिज बना रहा है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, ब्रिज बना रहा है, तो ब्रिज बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, महंगाई बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल बढ़ेगा, तो ब्रिज का कॉस्ट भी बढ़ेगा। मान लीजिए कोई इंस्टीमेशन था कि 2 साल पहले 2 करोड़ का, अब हो सकता है वो 3 करोड़ या 2.5 करोड़ लगे, ठीक है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट कहीं से बोरो करेगी तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, ये याद रख लीजिए अभी जो नए हैं, ठीक है। राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, ठीक है, राजकोषीय घाटा, ठीक है, याद कर लीजिए, ये हम लोग पढ़ेंगे। राजकोषीय घाटा ये होता है कि मान लीजिए 10 रुपये का ज़रूरत है आपको खर्च करने के लिए, आपके पास 10 रुपया नहीं है, तो आप कहीं से उधार लेके आएंगे, तो जितना है और जितना उधार लेके आए उसके बीच का जो अंतर है उसको डेफिसिट या घाटा कहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को वेलफेयर मेजर लेना है, सैलरी देना है, हर कुछ डीए बढ़ाना है, तो इससे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिनांस बढ़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट का जो फिजिकल पॉलिसी है वो एडवर्सली इम्पैक्टेड होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन इम्पोर्ट, आयात पर क्या प्रभाव है, देखिए एज वी नो दैट ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन मनी वैल्यू या परचेजिंग पावर डिक्रीजेज, ठीक है। मनी वैल्यू हमारा जैसे $1 में कभी 50 था, अभी 84 रुपया चल रहा है मान लीजिए। इसका मतलब हम लोग जब इंपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ता है, मतलब डॉलर में, हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। तो पहले मान लीजिए एक डॉलर पे 80 रुपया देते थे हम, आज हम लोग $1 पे कितना देंगे, 84 रुपया देंगे। तो इंपोर्ट कॉस्टलियर हो गया, इंपोर्ट कॉस्टलियर होगा, मान लीजिए कोई क्रूड ऑयल वो कॉस्टलियर हो गया तो हर कुछ कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये इट इज़ नॉट गुड फॉर इकॉनमी, इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। बट होता क्या है, इंपोर्ट कॉस्टलियर होने पे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है ना, इंपोर्ट पर बैन वैन लगाती है, तो डोमेस्टिक फॉर सम टाइम डोमेस्टिक जो प्लेयर हैं, डोमेस्टिक कारखाने हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है प्रोडक्शन करने के लिए, तो थोड़ा सा बूस्ट देता है इकोनॉमी को। बट इन द लॉन्ग रन इट इज़ बैड फॉर इकोनॉमी, लंबे समय अवधि के लिए ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा समय के लिए ये गवर्नमेंट देती है कि भाई देखिए इंपोर्ट कुछ भी कर रहे थे, हर कुछ इंपोर्ट हम लोग घर में नहीं बना सकते ना। इंपोर्ट के लिए मान लीजिए कल 10 रुपया देना था, आज 15 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि डॉलर का हमारा मनी वैल्यू डिक्रीज़ हो गया। लेकिन कुछ इसेंशियल आइटम जैसे हमको सब कुछ तो बैन, मान लीजिए आइडियली सब कुछ बैन कर दिया, इंपोर्ट नहीं करेंगे, घर में ही इंडिया में उपजा लेंगे। व्हाट अबाउट ऑयल,
व्हाट अबाउट यूरेनियम, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है। तो हर कुछ नहीं हो सकता। ऑन एक्सपोर्ट अब देखते हैं, टू ए सर्टेन एक्सटेंट इम्पोर्ट ये डोमेस्टिक प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देता है कि आप प्रोड्यूस करो, एक्सपोर्ट निर्यात पे। इस पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। देखिए एक्सपोर्ट पे क्या होता है, हमारा मनी वैल्यू घट गया तो फॉरेन बायर क्या चाहेंगे, जो बाहर के जो ख़रीदार हैं वो चाहेंगे कि हम और मतलब सस्ते में सामान को इंडिया से मंगवा लें, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो ये इम्पेक्ट करता है एक्सपोर्ट को कि और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ावा मिलता है फॉर शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन के लिए। बट अगर ये लॉन्ग टर्म है तो तब एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं मिलेगा। क्यों? लॉन्ग टर्म में लोग देखेंगे कि भाई इतना दिन से तो इन्फ्लेशन है, तो क्या करेंगे कि इन्वेस्टर बाहर सेल करने की जगह डोमेस्टिकली वो सेल करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है, प्राइस हाई हो रहा है। कल मान लीजिए 10 रुपया किलो चावल था, आज 15 रुपया किलो है, तो यहाँ बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कितना दिन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि मनी वैल्यू घट गया है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये भी तो देखिए कि डोमेस्टिकली ये बेचेगा, ठीक है, लेकिन विथ लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन इफेक्ट, हायर प्राइसेस, ज़्यादा प्राइस इनपुट का, ज़्यादा देन आउटपुट का भी प्राइस हाई हो जाएगा, इसलिए ये भी लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या है, ठीक है। इंपोर्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट कॉस्टलियर, इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग यहाँ से जो इंडिया का पैसा है, फॉरेन करेंसी है, वो ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसका मतलब फॉरेक्स खाली होगा, डिप्लीट होगा, ठीक है। इट मीन्स ये एडवर्सली इम्पैक्ट करेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट को। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट का जो हम लोग कल 10 रुपये पे करते थे, इंपोर्ट महंगा हो रहा है और एक्सपोर्ट सस्ता हो रहा है, ठीक है। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब होता है एक ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स ये जो उधार देने वाला, उधार लेने वाला, ठीक है, ये उधार देने वाला है, ये उधार लेने वाला है, ठीक है। ये उधार लेने वाला, ये देने वाला, ठीक है। तो देखिए डेटर, मान लीजिए ये उधार लेने वाला, DBTOR डेटर, ये है ना, ये क्रेडिटर। इसने क्या किया, ये उधार देने वाले ने मान लीजिए 100 रुपया दिया इसको, डेटर को, विथ मान लीजिए 7% इंटरेस्ट से। अब इसके पास ये 100 रुपया आ गया, 7% से ये कितना लौटाएगा इसको, 107 रुपया, ठीक है। लेकिन ये 107 रुपया, 100 रुपया क्या किया, इसको तो देगा 107 रुपया, इन्फ्लेशन है 10% मान लीजिए, तो इसने 100 रुपया को ना किसी चीज़ में लगा दिया, ठीक है। तो 1 साल बाद इसके पास कितना है, 110 रुपया, लौटाना था 107, बचा कितना, 3 रुपया बेनिफिट। समझ गए? फिर से देख लीजिए, डेटर क्या है, ये क्रेडिटर, ये डेटर है, ठीक है। क्रेडिटर ने 100 रुपया 7% ब्याज के दर से इसको दिया, ठीक है। ये रुपया यहाँ बना देते हैं, ये क्रेडिटर ने 100 रुपया 7% के ब्याज से डेटर को दिया, और मान लीजिए इन्फ्लेशन है 10%। डेटर ने क्या किया, उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद चूँकि इसके पास तो पैसा था नहीं, 100 रुपया ये उधारे लेके आया था 7% पे, इसको
110 रुपया आ गया, क्योंकि यह महंगाई था। तो देखिए इसको देना तो था 107 रुपया, ये कितना लौटाएगा 107, ठीक। लेकिन इसके पास आया कितना 110, मतलब +3 का इसने मार्जिन लगा, ठीक है। तो इट इज सेड दैट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डेटर्स बेनिफिट्स एज द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स वाइल द क्रेडिटर्स सफर्स, ठीक है। उसके बाद और कौन सा, और भी 2-3 होंगे बट अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। हमको लगता है क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, अब फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग रिकैप कर लेते हैं इसको। हमने देखा फिलिप कर्व, ठीक है। उसमें एम्प्लॉयमेंट वाला देख लेते हैं कि हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, मुद्रास्फीति दर का, ठीक है। फिलिप कर्व से देख लिया। फिर क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर पर किसका, मनी का, पैसे का, 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3 देखते हैं। बचत पर, ऑन सेविंग, उस पर क्या प्रभाव था भाई, 4 नंबर। ऑन इंटरेस्ट रेट, मतलब आपका ब्याज पर, उस पर क्या प्रभाव था वो देख लिया। फिर क्या देखा आपका, देखे निवेश पर, ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर प्रभाव। फिर क्या देखा, फिर हम लोग देखे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मांग और पूर्ति पर क्या प्रभाव। फिर 7 नंबर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट पे, रोजगार पे, ठीक है। फिर 8 नंबर क्या देखा, सैलरीड पर्सन पे। फिर क्या देखा, टैक्स पेयर पे। और क्या देखा था, ग्रोथ पे, वृद्धि, ठीक है। फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे, फिर एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट पे, ठीक है। फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट पे देख लिया। फिर और एक देखा था क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। देखिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा और यदि सिर्फ इम्पैक्ट उसमें डाल दिया, उसमें इम्पैक्ट का मान लीजिए व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन लिखा है उसमें और उसका वेटेज मान लीजिए 10-15 नंबर है, तो सारा इस तरह से एक एक पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो क्या करना है, ऐसे करके इन्फ्लेशन इम्पैक्ट या मुद्रास्फीति का प्रभाव, ऐसे ऐसे करके एक लाइन लिख देना है, ठीक है। ऐसे लिख देना है, या कैसे फिगर बना सकते हैं, इस तरह से, ये इन्फ्लेशन हो गया, यहाँ पे मुद्रास्फीति प्रभाव, ठीक है। ऐसे 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 बड़ा, एक बड़ा सा पेज में ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपको हम यकीन दिला दे रहे हैं कि मेंस में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जेपीएससी में, बाकी हम नहीं पता, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।